हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट 475 प्लस पर। दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार उपाध्याय। आप लोग मुझे प्यार से अक्कू अक्की जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, बस अक्कू अक्की में यानी अगर कुछ मत बोलने लगिएगा। भाई बोलिए, दोस्त बोलिए, सब चलेगा, ठीक है। दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, बोलो बोलो बोलो, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। देखो, नाम सिर्फ इंग्लिश में तो चाहे तुम बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, समझ तो जाओगे, ठीक। संस्कृत भी चल रहा है हम लोगों का। संस्कृत में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संस्कृत हम सिर्फ बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, चाहे फिजिक्स कहिए, केमिस्ट्री कहिए, लिख भले हिंदी में रहे, लेकिन हम पढ़ा सीबीएसई का रहे, ठीक है। संस्कृत में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मंगलम। चैप्टर हो गया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बाकी है बस, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, सबसे पहली चीज जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़े होंगे, वो सबसे पहले पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। क्या पढ़े थे? रिएक्शन यानी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। दूसरा क्या पढ़े थे कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। CHARACTERSTICS। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषता, विशेषता बताइए। फिर उसके बाद हम लोग किस पे आए थे? कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इक्वेशन पर आए थे, इक्वेशन पर आए थे। फिर चौथा चीज पर आए बैलेंस इक्वेशन। अब पता है क्या पढ़ना है? अब हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही तीन चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें? तीन चीजें। और मेनली कहें तो उस तीन में जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर? तीसरा नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर? तीसरा नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, पांचवा नंबर हम लोगों को जो पढ़ना है वो है कि किसी भी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे बनाए, इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए, ठीक है। इक्वेशन मतलब था समीकरण, ठीक। इसका मतलब हो गया संतुलित समीकरण, इसका मतलब हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। इंफॉर्मेटिव मतलब हो गया जानकारी पूर्ण, जानकारी पूर्ण। किसी भी इक्वेशन को और ज्यादा जानकारी पूर्ण हम कैसे बना सकते हैं। पांचवा छठा नंबर पर हमको देखना है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। और सातवां नंबर पे टाइप्स ऑफ इक्वेशन में ही एक आएगा, तो हमको इसका देखना है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूशन रिएक्शन इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ। मतलब कि ऑक्सीकरण और अवकरण, अवकरण में, अवकरण में ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या, अवकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन समीकरण के प्रकार, समीकरण के प्रकार, ठीक। छठा नंबर क्या है? समीकरण के प्रकार। हमें ये सात देखना है। सात के अलावा छोटे छोटे क्या पॉइंट्स है? छोटे छोटे पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन का क्या मतलब हो गया? लिमिटेशन ऑफ इक्वेशन। किसी भी समीकरण की क्या लिमिट है, मतलब कि वो नहीं बता पाता है, वो चीज वो नहीं बता पाएगा। और एक चीज क्या कि वो क्या बता सकता है, मतलब समीकरण क्या क्या बताता है। एक कहते हैं लिमिटेशन और एक कहते हैं किसी भी कोई भी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन, माने कि कोई भी इक्वेशन क्या बता सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन। ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर में, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सब में सबसे ज्यादा बैलेंस इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसीलिए इसको हम एक आधा क्लास से भी ज्यादा समय बैलेंस इक्वेशन पर लिए थे। और आज का भी जो क्लास होगा उसका भी मोर टाइम जो जाएगा, सबसे ज्यादा समय वो बैलेंस इक्वेशन में ही जाएगा। इक्वेशन बताएंगे, उसको बैलेंस करना है आपको, ठीक है, ये भी बताएंगे। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन आज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। और ये अबाउट लेक्चर नंबर 4 होगा, लेक्चर नंबर 4 या 5 होगा, ठीक है, 4 या 5 होगा। और लेक्चर नंबर 6 में ये आपका क्लास खत्म हो जाएगा। अगर ये 4 5 है तो 6 में, अगर 4 है तो 5 में। लेक्चर नंबर 6 यानी कल आपका केमिस्ट्री का पहला लेसन केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम मिलेंगे वन शॉट के लिए, किसके लिए, वन शॉट के लिए, ठीक। टाइप्स ऑफ इक्वेशन तो आपको बहुत पता होंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से सिर्फ 5 पढ़िए, 2 तो आज ही हो जाएंगे, 2 तो आज ही हो जाएंगे। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें कि हमको क्या पढ़ाना है आज केमिकल इक्वेशन में, इंफॉर्मेटिव। किसी भी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। आपको जैसे कि हम एक इक्वेशन लिख के दिखाते हैं, जैसे जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सबसे पहले तो हमको ये बताइए, क्या मैंने ये इक्वेशन सही लिखा है, ठीक। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या फिर अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो आप जब बुक बनाएंगे, टेक्स्ट बुक अपना सॉल्व करेंगे, तो आप उसमें देखे होंगे कि इस तरह का आपको दिया होगा कि mg प्लस ओ एरो MgO बनाता है, क्या ये इक्वेशन सही है। तो आपके मन में आना चाहिए नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जब किसी भी एलिमेंट या फिर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है, यानी O2 में आता है। किसमें आता है, O2 में आता है, ठीक है। अब ये सही है, लेकिन क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, तो नहीं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पर एक, अब इसके आगे 2 बैठाओ, यहाँ पे 2 बैठाओ, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो MgO बनता है। ये इसके अलावा कुछ और बता रहा है, बताइए, क्या ये इसके अलावा कुछ और बता रहा है। नहीं ना, क्यों, क्योंकि इसमें बस इतना ही है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो MgO बनेगा। लेकिन एक इक्वेशन होता है जिसका नाम है, हाँ, लेकिन ये बताया क्या कि मैग्नीशियम किस स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में, MgO हमको किस स्टेट में प्राप्त हो रहा है। स्टेट समझते हैं ना, अवस्था, क्या अवस्था, मैटर कितने, मैटर के फिजिकल कंडीशंस के हिसाब से, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें अभी अपने हिसाब से तो 3 प्रकार के, पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस, ठीक। जिसमें अगर आपको इसको इक्वेशन में दिखाना है कि Mg मेरे पास किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, Mg मेरे पास किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन मेरे पास गैस फॉर्म में होता है, MgO जो मेरे पास प्राप्त होता है ये किस फॉर्म में प्राप्त होता है। अगर हमको इस चीज को बताना है तो हम इसकी सहायता से बताते हैं, किसकी सहायता से, ये वाले मेथड की सहायता से, कि भाई मैटर को 3 भाग, हम अपने हिसाब से मतलब मैटर को तो 3 भाग होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। इसके अलावा एक और फिजिकल कंडीशन आपको रिएक्शन में अधिकतर देखने को मिलती है, वो होता है एक्वस सोल्यूशन। क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है द्रव, गैस का मतलब होता है गैस, और एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या मतलब होता है, जलीय विलयन, ठीक। यानी कि अगर मेरा, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे, अभी दोस्तों ये बता रहे हैं कि क्या हम इस चीज को इस इक्वेशन में बता सकते हैं। तो आया होगा मन में, हाँ हम बता सकते हैं।
ताकि ये इससे ज्यादा क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि मेरे पास मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, एनजीओ किस फॉर्म में है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज क्या कि अगर कोई इक्वेशन हम ले लें, जैसे कि कोई इक्वेशन हम लेते हैं, क्या करते हैं, किसी इक्वेशन को लेते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब रिएक्ट कराया जाता है, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या इसके अलावा कुछ और बनता है? तो हाँ, जब आप कोयला जलाते हो ना, कोयला, कार्बन का मतलब एक प्रकार का कोयल, मतलब कोयल या कोयला जिसको आप हिंदी में कहते हैं कोयला, ठीक है। कोयला को जब आप जलाते होंगे हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन मेरे पास O2 लिखाएगा, ठीक, तो आप देखते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको ना उससे गर्मी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? गर्मी। तो गर्मी प्राप्त होने का क्या मतलब हुआ कि उससे उष्मा पैदा हो रही है, उससे उष्मा क्या हो रही है? पैदा हो रही है। तो माने उष्मा का निर्माण हो रहा है, पैदा हो रही है। पैदा किधर लिखा जाता है? प्रोडक्ट में। तो इस इक्वेशन से हमको ये पता चला ना कि इसमें हीट उत्पन्न हो रहा है। हीट क्या हो रहा है? उष्मा क्या हो रही है? पैदा हो रही है। तो ये इक्वेशन को और क्या बनाएगा? इंफॉर्मेटिव, और भी जानकारी पूर्ण बनाएगा कि इस इक्वेशन का हम तो भाई स्टेट लिख ही रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? स्टेट लिख ही रहे हैं कि वो किस अवस्था में है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि क्या इसमें क्या हो रहा है? उष्मा भी पैदा हो रही है। अब एक और इक्वेशन देखो, प्रकाश संश्लेषण वाला इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। प्रकाश संश्लेषण वाला इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 9 में। क्या इक्वेशन होता है? जब ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसके किसके साथ रहता है? ये बताओ, किसके साथ रहता है? प्रकाश संश्लेषण वाला अभिक्रिया यही है ना कि ग्लूकोज बनता है। हाँ, ग्लूकोज बनता है। तो क्या क्या यहाँ पे बनता है? CO2 बनता है और जल बनता है। किसके उपस्थिति में? और क्या बनता है? जल बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। और कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पहली तो सूर्य का प्रकाश, और दूसरी कि पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल। इस दोनों की आवश्यकता होती है। इस चीज को भी हम समीकरण में दर्शा सकते हैं। तो इस चीज को हम समीकरण में यहाँ ऊपर, तीर के ऊपर और नीचे दर्शाएंगे। किधर? तीर के ऊपर और नीचे। क्या होता है कि सनलाइट चाहिए, क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। तो ऐसे लिख देंगे कि भाई प्रकाश संश्लेषण, इससे क्या पता चला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 पानी के साथ घुलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस, जो कि बाहर निकल के आपको प्राप्त होती है। ठीक है, यही बनाता है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यही होता है। तो यही चीज को हम क्या कह रहे हैं, इसके सहायता से हम ये बता सके इस इक्वेशन में कि यहाँ पे सनलाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की, और इस जो चीज की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं कैटेलिस्ट। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। इंग्लिश में कहते हैं कैटेलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटेलिस्ट। समझे कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जिस चीज की जरूरत है, जिसे हम समीकरण में नहीं दर्शा सकते उसके फॉर्मूला के रूप में, तो उसे हम क्या करते हैं? तीर के ऊपर और नीचे लिख के दिखाते हैं। ठीक, अब एक चीज और देखो, इसी चीज का उदाहरण एक और दे रहे हैं कि जब क्या था कि किसी चीज को गर्म करो, गर्म करो। रुको एक मिनट। जब तुम विघटन की अभिक्रिया पढ़ोगे ना, जब तुमको टाइप्स ऑफ इक्वेशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विघटन अभिक्रिया पढ़ाएंगे, तो उसमें हम तुमको दिखाएंगे कि डिकम्पोजिशन अभिक्रिया जो रिएक्शन होती है उसमें जब KClO3 को तुम हीट करोगे, क्या करोगे? हीट करोगे। तो तुम इस हीट को दिखाओगे कैसे? कि तुम उसको गर्म कर रहे हो, तो कैसे बताओगे? तो तीर के ऊपर डेल्टा का साइन देकर दिखाओगे कि वो गर्म हो रही है। क्या हो रही है? गर्म हो रही है।
इस चीज को गर्म करोगे तो वो किसमें किसमें टूटेगा, KCl में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। KCl और किसमें टूट जाएगा, ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, ये विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, लेकिन आगे देखेंगे कि कैसे। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या बताना था कि हीट और उत्प्रेरक दोनों चीज को समझो। जब किसी कंपाउंड को तुम गर्म करोगे तो उसको तुम तीर के ऊपर डेल्टा का साइन रख के दिखाओगे। जब तुम उत्प्रेरक लोगे, यानी कोई कैटेलिस्ट की उपस्थिति में ये रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो तुम तीर के ऊपर नीचे लिखकर इसको दिखा सकते हो। पहला इंफॉर्मेशन इक्वेशन को बनाने का ये हो गया। दूसरा क्या है कि तुम उसके फिजिकल स्टेज को बता सकते हो। तीसरा क्या है कि तुम हीट को बताओगे कि उष्मा या तो पैदा हो सकती है या तो उसमें उष्मा की जरूरत हो सकती है, तुम ये बता सकते हो। इस तीन तरीका से हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव और ज्यादा जानकारी पूर्ण बना सकते हैं। समझ गए, और ज्यादा क्या बना सकते हैं, जानकारी पूर्ण बना सकते हैं। ठीक, चलो अब देखो, अब एक इसको अब अच्छा से तैयार करते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, ये 5वां नंबर पॉइंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव वाली चीज है। ठीक, अब इसको हम और ज्यादा क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और ज्यादा सुंदर। यहां से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी। सबसे पहला फिजिकल स्टेट को दिखाकर, फिजिकल स्टेट को दिखाकर। दूसरा क्या कि हीट को बताकर, या तो हीट क्या हो सकती है, प्रोड्यूस यानी पैदा हो सकती है, या तो ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व की जा सकती है, यानी रिएक्टेंट में होगा, और प्रोड्यूस प्रोडक्ट में होगा। ठीक, और तीसरा चीज क्या कि तुम कैटेलिस्ट को बताओ, यानी उत्प्रेरक, किसको बताओ, उत्प्रेरक को, या फिर हीट की नीड हुई है या हीट की अगर जरूरत पड़ी है तो उसे डेल्टा साइन के द्वारा तीर के ऊपर दिखाओ। ठीक, यही तीन तरीका से तुम इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। समझ गए। अब चलो इसको मिटाते हैं। लेक्चर आज का बड़ा नहीं होगा, बस मजेदार होगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि इक्वेशन हम लिख सके। देखो अभी से आदत रहेगी, इक्वेशन याद रहेगा तो 11th 12th में अगर तुम साइंस लेने की सोच रहे हो तो तुम्हारा केमिस्ट्री इजी होगा। और ये जो अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये किसका भाग है, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। देखो आगे चल के जब तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे ना 11th में, तो वो 3 भागों में होगा डिवाइड। पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक और तीसरा होगा इनऑर्गेनिक। ठीक, तो ऑर्गेनिक में जब तुम पहला चैप्टर, मतलब पहली ऑर्गेनिक में तुम कदम रख चुके हो, जिसमें की है क्या, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ इंफॉर्मेटिव बनाने का, समीकरण को और ज्यादा, समीकरण को और ज्यादा जानकारी पूर्ण बनाना। ठीक, सबसे पहला चीज इसमें क्या करेंगे, अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था को निरूपित करके, देखो सबसे बढ़िया निरूपित करके। ठीक है, ठीक है, निरूपित करके। ठीक है, किसका किसका, अभिकारक और प्रतिफल का। ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट ऑफ अभिकारक मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इसके हम अगर बताते हैं तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको फिजिकल स्टेट में बता सकते हैं। अब बात उठी कि भैया आपका बात तो ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल में कैसे कैसे पदार्थ आ सकते हैं, ये तो जानना जरूरी है ना। अभी आपको बताया कि चाहे तुम रिएक्टेंट लो मेरे भाई, या फिर तुम प्रोडक्ट लो, 4 स्टेट ही आएंगे, इससे ज्यादा स्टेट नहीं आएगा फिलहाल के लिए, 4 स्टेट से ज्यादा नहीं आएगा। पहला स्टेट आ सकता है सॉलिड,
इसमें भी आ सकता है सॉलिड, फिर आ सकता है लिक्विड, इसमें भी आ सकता है लिक्विड, फिर आएगा गैस, इसमें भी आ सकता है गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद एक और सॉरी, उसके बाद सिर्फ एक बचता है, उसका नाम है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड को S से दिखाते हैं, लिक्विड को L से दिखाते हैं, गैस को G से दिखाते हैं और एक्वस सॉल्यूशन को AQ से दिखाते हैं। देखो इतना तो इंग्लिश आना ही चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन को भाई जलीय विलयन कहते हैं, और हम बार बार लिख रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन को जलीय विलयन, गैस को गैस, लिक्विड को द्रव और सॉलिड को ठोस कहते हैं। ठीक, अब जब रिएक्टेंट में कोई मैटर ऐसा आ जाए जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसे हम S से डिनोट करेंगे। किससे? S से। और अगर कोई ऐसा आ जाए जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसे हम किससे डिनोट करेंगे? L से। कैसे? किससे करेंगे? L से। अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए जो कि गैस फॉर्म में है, यानी गैस की अवस्था में है, तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे? G से। और अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए जो कि लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन के रूप में है, तो उसे हम कहेंगे क्या? एक्वस सॉल्यूशन AQ। और सवाल उठता है जलीय विलयन क्या होता है? चलो थोड़ा सा बता देते हैं कि जलीय विलयन क्या होता है। जलीय विलयन क्या होता है? विलयन का नाम सुने होंगे, विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। इसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है विलयन बनाने के लिए, मिनिमम दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट का इंग्लिश होता है विले और इसका हिंदी होता है विलायक। सॉरी, सॉल्यूट का हिंदी क्या होता है? विले और इसका हिंदी होता है विलायक। किसी भी विलयन में विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है, और विले कम मात्रा में होता है। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। ठीक है, विलय जो होता है किसी भी विलयन में कम मात्रा में होता है और विलायक किसी भी विलयन में ज्यादा मात्रा में होता है। अगर इस ज्यादा मात्रा में, अगर इस ज्यादा मात्रा में जल हो, क्या हो? जल हो, और इधर कम मात्रा में कुछ भी हो, ETC, इधर कुछ भी हो, ETC। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में जल हो, यानी कि विलायक के रूप में जल होता है, तो वैसा जो विलयन जो जल की सहायता से तैयार होता है, उसे हम कहते हैं जलीय विलयन। उसे क्या कहते हैं? जलीय विलयन। जैसे आप अपने शरबत तैयार बनाते होंगे, शरबत, उसमें चीनी रहता है और पानी रहता है, तो ज्यादा मात्रा में क्या रहता है? पानी, यानी जल। तो जो ज्यादा मात्रा में है वो विलायक, यानी विलायक क्या हो गया? जल। तो आपका नमक, चीनी, सॉरी, शरबत जो आपका मिश्रण है, वो एक प्रकार का जलीय विलयन। क्या है? जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन AQ। क्यों? क्योंकि इसमें विलायक क्या है? जल। ठीक है, चलो ये तो समझ गए। अब हम बताते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। बहुत ही नामी, बार बार मेरे द्वारा लिया गया होगा। जब ZnSO4 की अभिक्रिया किससे कराओगे? जब ZnSO4 की अभिक्रिया किससे कराओगे? सोचो, सॉरी, ZnSO4 लिख देते हैं। जब Zn की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे, तो क्या बनेगा? सबको पता है क्या बनेगा? क्या बनेगा? ZnSO4 और H2 गैस, जो कि क्या होगी? मुक्त होगी। जो कि क्या होगी? मुक्त होगी। अब इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हम बताएंगे कि ये इक्वेशन में Zn किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन। हम बताएंगे कि ये किस फॉर्म में है। तो Zn होता है सॉलिड फॉर्म में। सबसे पहले तो किसी भी इक्वेशन को लिखने के बाद सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि बैलेंस्ड है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। देख रहे हैं संतुलित है, Zn1 SO4 SO4 H2 H2, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसा है? पहले हम एक बार क्लियर करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। अब मन में आया कि हाँ ये इक्वेशन तो क्या है? बैलेंस्ड है। अब जब ये इक्वेशन मेरे भाई बैलेंस्ड हो गया, तो हम दूसरा चीज देखेंगे कि अब इसका फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट क्या है? तो सबसे पहला फिजिकल स्टेट Zn होता है सॉलिड। Zn स्टेट कैसा लिया जाता है?
सॉलिड। जेडन मतलब क्या हो गया, जिंक। जिंक का ना छर्रा टाइप का आता है, उसको यूज किया जाता है किसी भी रिएक्शन के लिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में होता है, एक्वस सोल्यूशन में होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब ये लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन लिक्विड में ये कैसा है, ये जलीय विलयन है, एक्वस सोल्यूशन है, क्योंकि ये जल के साथ मिलकर बना होता है, ठीक है। अब H2SO4 एक्वस सोल्यूशन हो गया। अब ZnHO4 क्या है, ZnHO4 सवाल उठता है लिक्विड में और एक्वस सोल्यूशन में ये क्या बनेगा, क्या ये लिक्विड फॉर्म में होगा या एक्वस सोल्यूशन में होगा। और हाँ एक चीज और देखो, एक चीज और देखो भैया, ये तो सही है, अगर हमसे H2O ही पूछ रहे कि ये कौन सा फॉर्म है, एक्वस सोल्यूशन, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या, तो अरे मेरे भाई ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई ये तो साफ सीधा जल है हमारे पास बैठा हुआ, तो ये लिक्विड फॉर्म में। हम क्या बोले, जिसमें विलायक के रूप में जल हो, विलायक के रूप में जल हो, तब वो कैसा होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा। अगर विलायक के रूप में जल नहीं कुछ और है तो वो लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक। तो साफ सीधी बात। अब ZnSO4 है, ये एक्वस सोल्यूशन है, और H2 जो तुम्हारा क्या है, ये गैस है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर उड़ रहा है आराम से, ये गैस बनकर ऊपर जा रहा है, बोला हमको जाने दो, हमको रोको मत, हमको जाने दो, ठीक है, तो ये चला गया। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, और भी ज्यादा जानकारीपूर्ण इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक। और उदाहरण देखते हैं, और दो तीन उदाहरण देखते हैं, क्या इतनी में क्या होगा। चलो एक और चीज देखते हैं। एक चीज हमने आपको बहुत पहले ही बताई थी, अवक्षेप के बारे में बताया था क्या, अवक्षेप के बारे में, हाँ बताया था। तो अवक्षेप क्या, अवक्षेप की अवस्था क्या होती है, सॉलिड, बताइएगा। अवक्षेप की अवस्था सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, या एक्वस होती है, बताइए तो। अवक्षेप की अवस्था कैसी होती है, तो मन में आंसर अभी तक आ जाना चाहिए कि एक्वस जो अवक्षेप होता है वो हमारा सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। क्यों होता है, उसमें बताए थे कि जब दो एक्वस सोल्यूशन, जब कोई भी दो जलीय विलयन या लिक्विड फॉर्म, ठीक है, आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो मेरे पास एक एक्वस सोल्यूशन तो बनेगा ही, साथ में एक अवक्षेप यानी सॉलिड बनेगा, जो कि बर्तन के नीचे बैठेगा, और वो पूरा का बर्तन के नीचे बैठ के क्या करेगा, बर्तन के नीचे बैठेगा, तो वो बर्तन के नीचे बैठने वाला पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते थे, जो कि सॉलिड के स्टेट में होता था। किसमें होता था, सॉलिड। ये सिर्फ और सिर्फ हमने भौतिक अवस्था के आधार पर बताया अवक्षेप कैसा होता है, ठीक। किसी भी दो जलीय विलयन के मिलने से ही अवक्षेप बनता है, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। तो अब ये तो समझ गए कि अवक्षेप को हम लोग सॉलिड स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कुछ परिस्थितियों में जब अवक्षेप बनता है तो वो सॉलिड स्टेट माना जाता है। कौन सा स्टेट, सॉलिड स्टेट माना जाता है। अब हम बनाते हैं अवक्षेप। अवक्षेप के लिए आपको क्या याद होगा, एक फॉर्मूला याद है, कौन सा, वो तो याद ही होगा। हम आपको एक उदाहरण दे, एक ऑप्शन मतलब होमवर्क दे देते हैं, उसमें आपको बताना होगा, ठीक है। कौन सा था वो वाला, जब Ki रिएक्ट करता है PbNO3 के होल टू, यानी लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है, जो कि अवक्षेप होता है। आपको इसमें हमको बताना है कि इसका फिजिकल स्टेट क्या है, और क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, आपको ये भी बताना है, और ये भी बताना है कि क्या कहते हैं कि इसमें क्या, इसके सबके फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक। चलो अवक्षेप से रिलेटेड एक हम वो बता देते हैं, ये तो हम अभी आपको बताया, एक और हम बता देते हैं, वो क्या है। आपने CaOH का होल टू का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, CaOH का होल टू। इसको कौन सा कहा जाता है, बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, कौन सा, बुझा हुआ चूना। जब और फिर इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराएंगे तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और एक चीज बनेगा, बताओ क्या, वो होगा जल। वो क्या होगा, जल।
क्या होगा, जल। अब इसमें हमको बताना है सबका क्या अवस्था। अब उससे पहले एक चीज जानो कि यहाँ पे CaCO3 अवक्षेप है। CaCO3 क्या है, अवक्षेप है। क्या है, अवक्षेप। इसको थोड़ा इधर ढक देंगे। देखो ये बिना बुझा हुआ जो चूना, बाबू बुझा हुआ जो चूना है, ये कौन से फॉर्म में, एक्वियस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस प्रवाहित कराई जाती है तो मेरे पास जल जो होता है वो प्राप्त होता है, जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये मेरे पास प्राप्त होता है सॉलिड। इसको एक्वियस सॉल्यूशन मत बना देना, ये क्या है, ये अवक्षेप है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, अवक्षेप है, इसीलिए ये क्या है, सॉलिड। ठीक, याद रखना, याद रखना। ठीक, क्या कि CaCO3 क्या होता है, अवक्षेप होता है, इसलिए इसे हम S से दिखाते हैं। चलो इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, अब दूसरा चीज क्या था, अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था को निरूपित करके। दूसरा क्या था, हम जब बता रहे थे तो दूसरा हम बताए थे कि हीट यानी जो उष्मा है, हीट एनर्जी जो है, यानी उष्मा ऊर्जा, ये दो बार, एक बार पहले भी हम बता चुके हैं और एक बार अभी भी बता रहे हैं कि उष्मा ऊर्जा, जब हम चेंज इन टेम्परेचर यानी कि उष्मा यानी तापमान में परिवर्तन जब हम बताए थे, तो हम बताए थे कि किसी भी रिएक्शन में चेंज जो होगा टेम्परेचर में, वो दो तरीका से होगा, या तो उष्मा ऊर्जा को ग्रहण किया जाएगा यानी ऑब्जर्व किया जाएगा, या फिर उष्मा ऊर्जा पैदा की जाएगी। क्या की जाएगी, पैदा की जाएगी। तो यहां भी वही है सॉरी, यहाँ भी वही है कि उष्मा ऊर्जा यहाँ पे क्या है, ये उष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी यहाँ पे दो तरह से होगा, या तो ग्रहण किया गया यानी अवशोषण किया गया, शोषण यानी ऑब्जर्व, क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, या फिर पैदा की गई है, या फिर उस ऊर्जा की खपत हो रही है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस कहते हैं, पैदा करना। ठीक है, अब अगर उष्मा हो रही है ऑब्जर्व यानी उसका क्या हो रहा है, शोषण, तो वो होती है उष्मा शोषी। क्या होती है, उष्मा शोषी। और अगर उसका खपत हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे हम कहते हैं उष्मा क्षेपी। क्या कहते हैं उसे, उष्मा क्षेपी। उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। अब सवाल ये उठा कि उष्मा शोषी का इंग्लिश क्या होगा। उष्मा शोषी का इंग्लिश होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और इसका इंग्लिश होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और इंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है बिहार बोर्ड में इसी चीज को उष्मा शोषी अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेशन बनाने वाली बात। किसी भी उष्मा में, किसी भी रिएक्शन में उष्मा का उपयोग करना, उष्मा को पैदा करना, उस चीज को रिएक्शन में दिखाना, ये उस रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, ना कि एक नए प्रकार के समीकरण का रूप लेता। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इसी चीज में समझेंगे। जब उष्मा का अभिक्रिया के दौरान जब उष्मा का शोषण होता है तो वो अभिक्रिया उष्मा शोषी, और जब अभिक्रिया के दौरान उष्मा पैदा होती है तो उसे हम उष्मा क्षेपी कहते हैं। अब पता कैसे लगाओगे कि उष्मा के दौरान, अभिक्रिया के दौरान उष्मा का शोषण हुआ या फिर पैदा हुआ। एक बात बताओ, जब तुम कोयला को जला के आग ताप रहे हो या फिर नारों को जला के, हटिया को जला के आग तापते हो, तो तुमको गर्मी कहाँ से मिलती है मेरे भाई, तुमको गर्मी वहीं से मिलती है कि जब वहां, गर्मी का मतलब क्या है, तुम्हारा हीट ऊर्जा पैदा हुआ, हीट ऊर्जा क्या हुआ, पैदा हुआ, हीट एनर्जी पैदा हुई, तब तुमको गर्मी लगी। हीट एनर्जी क्या हुआ, पैदा हुआ, तब तुमको गर्मी लगी। अगर वहां पे ऊर्जा का शोषण हो जाता तो तुमको ठंडा लगता, कैसा लगता, ठंडा लगता। क्यों, क्योंकि उसमें उष्मा का शोषण कर लिया गया है, तो तापमान घट गया। उष्मा का शोषण करने से तापमान घट गया, तो तापमान घट गया तो तुमको वहां ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, खुद होना चाहिए ठंडा लगेगा। और जब उष्मा पैदा होगी तो जो तापमान है उससे ज्यादा तापमान हो जाएगा, तब ना तुमको गर्म लगेगा।
सवाल यहाँ पे यही है कि जब हीट एनर्जी पैदा होती है यानी उष्माक्षेपीय विक्रिया जब होती है तो हमको गर्म लगता है, और जब हीट एनर्जी ऑब्जर्व होती है तो हमको क्या लगता है, ठंडा लगता है। वो पदार्थ हम चीज को ठंडा लगने लगता है। क्या लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। यानी तापमान क्या होता है, गिर जाता है। तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। समझ गए? चलो अच्छा, अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे से बनाते हैं। हीट एनर्जी तो हम पूरा समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी क्या है। दूसरा नंबर जो भी होगा इसका लिख देंगे कि जैसे इस तरीके है। सबसे पहले तो आपको इसमें समझना होगा कि उष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है। उष्माशोषी अभी प्रक्रिया लिखते हैं, अभिक्रिया नहीं। उष्माशोषी प्रक्रिया क्या है, देखो बात सुनो। उष्माशोषी प्रक्रिया क्या है, जिसमें उष्मा का शोषण होता है। वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो, जिसमें उष्मा का शोषण, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। और इंग्लिश में कहेंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस बाबू याद रखना। हम कहेंगे इस चीज पर जोर डाल के कहेंगे कि इस चीज को याद ही रखना, उष्मा का शोषण है तो उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इस चीज को याद ही रखना, ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उष्माशोषी अभिक्रिया कितनी जरूरी चीज है, लेकिन बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब उष्माशोषी अभिक्रिया को तुम बताओगे कैसे, रिएक्शन में कैसे बताओगे कि यहाँ पे उष्मा का शोषण हुआ है, तो तुम कैसे बताओगे। पहले तुमको पता होना चाहिए कि उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है। जब तुम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे, यहाँ पे नाइट्रोजन भी N2 और ऑक्सीजन भी N2 जलाओगे तो तुम्हारे पास NO बनेगा। क्या बनेगा, NO बनेगा, जो कि गैस फॉर्म में होगा। ये भी गैस फॉर्म में होगा, ये भी गैस फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पर ना हीट ऑब्जर्व हुआ है। अगर तुम किसी बर्तन में जो भी तुम्हारा होता है, ट्यूब फ्यूब जो भी लो, जब उसमें करोगे ना तो ये जिस बर्तन में तुम्हारे पास प्राप्त होगा उसको क्या करोगे, उसको रखना जमा करके, उन्हें की उड़ने दे देना, मत में उड़ने मत देना, रखना जमा करके, और उसको छूना, देखना ठंडा लगेगा। ठंडा लगेगा तो ठंडा लगने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हीट ऑब्जर्व हुई है। क्या हुई है, ऑब्जर्व हुई है। तो ऑब्जर्व होने का मतलब क्या है कि उसने रिएक्टेंट में भाग लिया। किसमें भाग लिया है, अभिकारक में भाग लिया। किसने, हीट ने। किसने, हीट ने। किसने लिया, हीट ने लिया। किसने लिया है, हीट ने लिया है। किसने लिया है, हीट ने। हीट ने क्या किया है, रिएक्टेंट में भाग लिया है। इसीलिए ये जिस परखनली में या जिस बर्तन में हमको NO प्राप्त होगा, वो पदार्थ हमको ठंडा दिखेगा, ठंडा लगेगा, ठंडा छूने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उष्माशोषी अभिक्रिया अगर किसी इक्वेशन में हमको रिएक्टेंट के साइड हीट दिखाई दे या हीट एनर्जी दिखाई दे, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो अभिक्रिया कैसी है, एंडोथर्मिक यानी उष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। उष्माशोषी अभिक्रिया, इसको लिखो अच्छा से। ये उदाहरण था आपका पहला, ये पहला उदाहरण है कि जब N2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें हीट की जरूरत पड़ती है। हीट की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको हमको एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, तो चल के मेरे पास NO बनेगा जो कि गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब N2 गैस फॉर्म में है, O2 भी गैस फॉर्म में है। लेकिन सबसे पहले हम किसी इक्वेशन को लिखने के बाद देखेंगे तो क्या कि वो बैलेंस है कि नहीं। देखो क्या ये बैलेंस है, नहीं सर बैलेंस है। नाइट्रोजन दूगो, ऑक्सीजन दूगो, हीट हो गया मेरे पास इक्के को आया, NO तो इक्के को आया, हमको चाहिए क्या गो, दो गो। क्या को चाहिए, दो गो। तो हम यहाँ 2 बैठा देंगे, हो गया। 2 बैठा देंगे, हो गया, काम खत्म, बस सिंपल। पहला ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा दूसरा देखो, दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा
दूसरा है कि जब तुम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट दोगे यानी गर्म करोगे, इस हीट को जानते हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में तुम हीट को यहाँ पर भी दर्शा सकते हो। इससे ये साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये इसको हीट किया गया है, गर्म किया गया है, यानी इसमें ऊष्मा का शोषण हुआ है। ठीक है, जब CaCO3 को जब तुम गर्म करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना चाहिए। CaCO3 किस फॉर्म में है, CaO किस फॉर्म में है और CO2 किस फॉर्म में है, इसको बताने से पहले ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन तो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब CaCO3, अब ये वाला बताइए क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक, कार्बन एक चलो कैल्शियम एक कार्बन एक ऑक्सीजन 3, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, मतलब तीनों पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड। पूरा का पूरा इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, अब ये CaCO3 जो है मेरे पास बाबू सॉलिड फॉर्म में है, CaO भी मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है और CO2 मेरे पास गैस फॉर्म में है। अभी तक हम दो चीज पर चल रहे थे, क्या मैंने दोनों बताया, पहला चीज फिजिकल स्टेट बताया, मैंने बताया। फिर दूसरा बताया कि अगर हीट ऑब्जर्व हो रही है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या उदाहरण हो गया। समझ आया कि कैसे बताना है, उसको रिएक्टेंट के साइड हीट बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया या प्रक्रिया है। ठीक, अब दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान पैदा होती हो, अभिक्रिया के दौरान क्या होती हो, पैदा होती हो, वैसी अभिक्रिया जो प्रक्रिया बोलिए या वैसी अभिक्रिया जो प्रक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रक्रिया के दौरान क्या होती है, पैदा होती हो। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ अभिक्रिया लिखा गया ना, ठीक है, वैसी अभिक्रिया जो प्रक्रिया के दौरान, जैसी कैसे, अब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला तो उदाहरण हम कब से देते हुए आ रहे हैं बाबू, जब तुम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, यानी जब कोयला को तुम हवा में जलाते हो तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करता है, जब वो जलता है उसके साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनाता है, साथ में तुमको गर्मी भी तो देता है। तुम ठंडा में या फिर गांव में तुम रहते हो तो तुम देखते होगे कि जब चूल्हा यानी जिसको चूल्हा बोलते हैं ना, तो चूल्हा जब जलता है तो उसमें कोयला डाला जाता है या गोईठा डाला जाता है या फिर कुछ भी, तो उसमें कार्बन है ना, हर चीज में तो कार्बन है। यानी जब तुम किसी भी चीज में मौजूद कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो CO2 गैस तो बनता ही है, साथ में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तब में तुमको उससे गर्मी मिलती है, तब में दूर जाने का मन करता है। समझ आई। अब यहाँ पे कार्बन क्या है, अगर कोयला है तो सॉलिड फॉर्म में, अगर कोयला है तो सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में, CO2 मेरे पास गैस फॉर्म में, CO2 मेरे पास गैस फॉर्म में, कार्बन हमको कोयला से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम कह दिए कि वो किस फॉर्म में है, कोयला फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब एक और देखो, दहन की प्रक्रिया, किसी भी चीज को जलाओ, किसी भी चीज को भी नहीं बोला, किसी भी चीज को जलाओ तुमको गर्मी मिलेगी ही, यानी जब भी दहन की प्रक्रिया होगी तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। दहन की प्रक्रिया होगी तो वो कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत मस्त मस्त चीज है, ऊष्माशोषी में भी अभी और उदाहरण देंगे, लेकिन ऊष्माक्षेपी समझना। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या है कि भैया मेरे पास हीट पैदा होना चाहिए, हीट,
हीट एनर्जी या फिर एनर्जी कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ऊर्जा पैदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊर्जा पैदा होना चाहिए। जब तुम खाना खाते हो, जब खाना पचता है तभी ना तुम चल पाते हो। अगर तुम खाओगे नहीं, तुम्हारा खाना अच्छे से पचेगा नहीं, तो क्या तुम चल पाते हो? क्या तुम्हारे शरीर को शक्ति मिलती है? क्या तुम्हारे शरीर को एनर्जी मिलती है? नहीं ना। तो जो श्वसन के दौरान तुम्हारा खाना पचता है वो कैसी अभिक्रिया होगी? उष्माक्षेपी। जो तुम सांस लेते हो, अगर सांस नहीं लोगे तो मरोगे। सांस लेते हो तो ही ना एनर्जी मिलती है। जो श्वसन एक किस प्रकार की प्रक्रिया हुई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। क्यों? क्योंकि श्वसन जब तुम कर रहे हो, जब तुम सांस ले रहे हो तो तुमको एनर्जी मिल रहा है। एनर्जी उससे क्या हो रही है? पैदा हो रही है। तो वो कैसी प्रक्रिया हुई? श्वसन, एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। उसी तरह से जब तुम श्वसन के दौरान अपना खाना पचाते हो कि नहीं? अगर साफ सीधा समझो तो हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? अब पाचन की क्रिया के दौरान समान पदार्थों में वो टूटता है। ये तो आप लोग बायो में पढ़ेंगे ही कि जब भी हम भाई खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। अब जैसे कि तुम चावल खाया, जो भी खाया, तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो पाचन के दौरान ग्लूकोज नामक एक सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है? कैसे हो रहा है ये रिएक्शन हम बता रहे हैं कि जब तुम देखो, हम तो बता दी कि श्वसन के दौरान हमारे शरीर में जो भोजन का दहन हो रहा है वो एक उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया, लेकिन उसमें भोजन का दहन कैसे हो रहा है? रुको रुको, हमको साथ लेके चलने दो। एक चीज और बताओ, साथ लेके चलने दो। रुको, पहली बात कि श्वसन के दौरान हमारे शरीर में भोजन का दहन, हमारे शरीर में भोजन का दहन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखना, हम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बाबू तुमको। अब हम तुमको वो बताने जा रहे हैं जो शायद तुम सुना भी हो और शायद तुम ना भी सुना हो। और सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुना है तब भी मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक, हम ये उत्तर वाला मिटा रहे हैं। पहला नंबर तो क्लियर है, फिजिकल स्टेट बताना है। ये वाला होमवर्क में है भाई, नहीं तो कल हम जरूर बताएंगे इसको। ये नहीं मिटाना, ये मिटाना। अब एक चीज बताओ हमको तुम, श्वसन के दौरान हमारे शरीर में भोजन का दहन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। देता है कि नहीं? ठीक है, तो उसमें ऊर्जा पैदा हुई ना, तो जब ऊर्जा पैदा हुई तो वो कैसी अभिक्रिया है, कैसी प्रक्रिया होगी? उष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। बात खत्म है, सिंपल सी बात है। अब देखो, तुम्हारे मन में आया होगा कैसे? तो जब तुम खाना खाओगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। जब वो टूटेगा तो हमारे खाने में सर मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब वो टूटता है तो वो ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज जो एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो यही ग्लूकोज हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, ग्लूकोज यानी C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? हमारे कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर धीरे धीरे दहन की प्रक्रिया से गुजरता है, जो कि श्वसन नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा यह ऊर्जा हमारे शरीर की ऊष्मा को बनाए रखता है। हमारे शरीर को भी जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? गर्मी की आवश्यकता होती है। होती है कि नहीं मेरे भाई? बताओ, खाली नहीं होती है, खाली बोल देना। जब आदमी मरने लगता होगा ना, तुम लोग देखा होगा उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में श्वसन की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब श्वसन की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म होने लगेगी तो ऊर्जा का पैदा होना कम होता जाएगा। और जैसे जैसे ऊर्जा पैदा कम होने लगेगी, हमारे शरीर का गर्म होना धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जिससे कि आदमी का शरीर भी क्या हो जाता है? ठंडा पड़ने लगता है। जो एक नियत तापमान है वो हमारे एक तरह से श्वसन की प्रक्रिया और हमारे भोजन पर भी डिपेंड करता है। हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है वो किस पे
एक प्रकार से डिपेंड कर रहा है, हमारे श्वसन की प्रक्रिया पे डिपेंड कर रहा है, जो कि ये रहा आपके सामने। जब ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं जल बनाता है, जो हमारे शरीर में जल की पूर्ति करवाता है और हमें एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है, ताकि हम चल सके, बोल सके और भी बहुत सारे काम कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आया कि हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है। अभी तक सुना ही था कि खाना से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और आज देख भी लिया, क्या कर लिया, देख लिया। अब C6H12O6 कैसा है भाई, क्या ये सॉलिड फॉर्म में होता है, नहीं, ये एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, ये जल में घुला हुआ होता है। फिर ऑक्सीजन तो भाई गैस फॉर्म में ही होगा ना, ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में ही होगा, और ये भी गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, बात खत्म। समझ में आई। इसमें एनर्जी किधर लिखा हुआ है, एक चीज जो इसमें बताया, इसमें नहीं बताया कि जब एनर्जी प्रोडक्ट के साइड लिखा हो, प्रोडक्ट के साइड या हीट लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है मेरे भाई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब एक चीज और है कि श्वसन के दौरान हमारे शरीर में भोजन का दहन तो है ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तीसरी बात भी है कि उस श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। श्वसन भी कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, इसको समझने में कोई दिक्कत कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो ऊष्माक्षेपी में ये बात जरूर याद रखो, हम कहेंगे एक बात ये, एक बात ये और एक बात ये कि दहन, किसी भी प्रकार का दहन ले लो, दहन जो होता है एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कोई भी दहन हो जाए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। एक और उदाहरण चाहिए तो दे सकते हैं, एक और उदाहरण दे सकते हैं। इसका उदाहरण बहुत सिंपल है, देखो क्या है इसका उदाहरण, क्या है इसका उदाहरण है कि जब तुम मीथेन CH4 को जलाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये भी ऊष्मा पैदा करेगा। ये क्या पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा बताओ, ये भी सेम चीज करेगा, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जल देगा और ऊष्मा पैदा करेगा। क्या करेगा, ऊष्मा पैदा करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, जब तुम मीथेन CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे बाबू, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या देगा, हीट देगा। इसमें पता है जानने वाली क्या बात है, जानने वाली बात पता है क्या है, जब तुम मीथेन गैस को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाओगे तो तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा, लेकिन जल भी तुम्हारा गैस फॉर्म में आएगा। अब गैस फॉर्म का क्या मतलब होता है, गैस फॉर्म का मतलब होता है वेपर, भाप। जब तुम पानी गर्म करते होगे तो तुम देखते होगे कि जो तुम अगर टेस्ला में कर रहे हो, टेस्ला में कर रहे हो तो उसके ऊपर तुम ढक्कन रखोगे, छपनी जिसको तुम जो भी बोलो थरिया रखोगे एक छोटा सा, तो उस पर तुम देखो नीचे के टाइप में भाप, पानी टाइप का ऐसे ऐसे कुछ होता है। वो जो भाप उससे टकराता है तो उससे बनता है, या फिर तुम भाप ही पैदा होता है ना, भाप, भाप समझते हो ना, जो भाप पैदा होता है वो जल ही होता है। वो क्या होता है, जल ही होता है, वो गैस फॉर्म में है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, गैस फॉर्म में। तो उस प्रकार का जल इसमें पैदा होता है, क्या होता है, बनता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक, और इसमें हीट पैदा होती है। ये भी क्या एक प्रकार की दहन की प्रक्रिया है। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलाए ही है, जिसमें कि ऊष्मा पैदा हुई है, समझे। तो हर एक प्रकार की दहन की प्रक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, चलो हमको जहां तक लगता है दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिंपल रूप से बात करें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को, तो इतना तो हम बहुत अच्छे से बताए कि भैया अगर ऊष्मा पैदा हो रही है, ऊर्जा अगर पैदा हो रही है, तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर तुमको रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड हीट लिखा हुआ, एनर्जी लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और दूसरी बात कि तुम सांस जो ले रहे हो वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और श्वसन के दौरान जो तुम्हारा खाना पच रहा है, जो खाना का दहन हो रहा है, वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और साथ में
जितने भी प्रकार के दहन होते हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, अब उष्माशोषी को समझो, थोड़ा सा उष्माशोषी को समझो। उदाहरण से ये वाला तुमने देखा ना, हमने क्या बोला कि जब इस हीट को तुम यहाँ के बजाय यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये ना एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। और ये C+O2 मिलके एक बना ना CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को दिखाता है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाता है। तो इसका मतलब ये समझो कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, और जो डिकम्पोजिशन अभिक्रिया होती है वो उष्माशोषीय अभिक्रिया होती है। क्या बोल सकते बाबू कि कॉम्बिनेशन अभिक्रिया यानी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन, संयोजन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। और जो डीकम्पोजिशन, स्पेलिंग क्या था, स्पेलिंग किधर गया यार, बताओ बताओ स्पेलिंग थोड़ा सा बताओ, स्पेलिंग थोड़ा दिक्कत हो जाता है। DECON कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, POSITION पोजिशन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विघटन अभिक्रिया, ये क्या होती है, एक प्रकार की उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें उष्मा की जरूरत होती है और इसमें उष्मा पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। इसीलिए अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है कि वो एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी ही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी हो, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी हो, ये भी हो सकती है सारी हो। क्योंकि इसमें भाई एक चीज बताओ, मेरे मन में कब से एक चीज आ रही है, तुम कोयला को जलाते हो ना, तो कोयला क्या खुद ब खुद जल जाता है, तुम कुछ ना कुछ हीट तो उसको दे रहे हो ना, कुछ ना कुछ हीट तो तुम उसको दोगे। हाँ, बदले में वो उस हीट की तुलना में बहुत ज्यादा हीट दे देता है, तो मेरे पास प्रोडक्ट में कहते हैं कि वो हीट दे रहा है। लेकिन अगर किसी भी चीज को जलाओगे तो भाई तुम कुछ ना कुछ तो उसके ज्वलन ताप के बराबर उष्मा दोगे तभी ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे इधर की उष्मा ज्यादा रहती है इधर की तुलना में, और यहाँ पे इधर की उष्मा ज्यादा रहती है इधर की तुलना में। यानी इधर रिएक्टेंट की एनर्जी इसकी एनर्जी के प्रोडक्ट की एनर्जी की तुलना में ज्यादा होती है, और इधर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी की तुलना में कम होती है। बस सिंपल। उष्माशोषी अभिक्रिया तो इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है उष्माशोषी में। एक चीज जो जरूरी है उष्माशोषी अभिक्रिया में वो ये है कि सारी की सारी विघटन फोटोस्टेटिक यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, इसे लिखो यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक प्रकार की, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी एक प्रकार की क्या होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि इसमें सनलाइट यानी अधिकतर उष्मा की आवश्यकता होती है। जितनी एनर्जी वो पैदा करेगा उससे ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। और एक चीज कि वो इलेक्ट्रोलाइटिस नामक नाम एक चीज होता है जो कि इलेक्ट्रिक विद्युत अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन से H2O से क्या कर दिया जाता है, H2 और O2 को अलग कर दिया जाता है। ये एक विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। इस विद्युत अपघटन में हीट नहीं, विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी क्या एक प्रकार की उष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी कि हाइड्रोजन से H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे भी उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, और कुछ बचा, और जो कुछ नहीं है, बस इतना समझ गए, बस काफी है। इतना समझ गए भाई तो काफी समझ गए तुम कि भाई उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है, और क्या क्या उष्माशोषी अभिक्रिया है और क्या क्या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर तुम ये समझ रहे हो तो तुम बहुत चीज समझ रहे हो, बहुत चीज को समझ जा रहे हो।
कि कौन क्या है और क्या नहीं, कौन क्या है और क्या नहीं। अभी तो देखो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ इतना ही मिनट हुआ है, ठीक। अभी तो जब कल का लेक्चर खत्म करना है उसमें तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन और वो दोनों खत्म करना है। कल ज्यादा बड़ा लेक्चर है, आज तो कुछ भी नहीं है। और अभी वन शॉट करेंगे तब, तो अभी समझा रहे हैं, समझो मत तो बाद में पता चलेगा, पटपट पटपट खींच देंगे। और कोई भी, इतना तो हम कह सकते हैं, कोई भी उष्मा शोषी और उष्मा छेपी को इतने ज्यादा नहीं बताएगा कि मेरे भाई अगर उष्मा पैदा हुई, बस इतना बताएगा। उष्मा अगर पैदा हो रही है, अगर उसको प्रोडक्ट में लिखा गया है तो वो उष्मा छेपी है, अगर वो रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में लिखा हुआ है तो वो उष्मा शोषी है। इसके अलावा क्या बताता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन हम आपको बताएं तो डिकम्पोजिशन अभिक्रिया यानी विघटन ले लो, वो कैसी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी। अगर तुम कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया ले लो तो वो कैसी होगी, उष्मा छेपी। अगर तुम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ले लो तो वो कैसी होगी, उष्मा शोषी। लेकिन वही तुम अपने में सांस लेने की बात करो, अपने में मानव में खाना बनाने की बात करो तो वो कैसी होगी, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी। अगर तुम जल को अलग करने की बात करोगे, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने की बात करोगे तो वो होगी उष्मा शोषी। और जब तुम कार्बन में ऑक्सीजन जलाने की बात करोगे तो वो होगी उष्मा छेपी। किसी भी दहन की प्रक्रिया की बात करोगे वो होगी उष्मा छेपी। जब तुम सांस लेने की बात करोगे तो वो होगी उष्मा छेपी। क्लियर हो गया, उष्मा छेपी उष्मा शोषी। इस प्रकार से जब तुम किसी भी इक्वेशन में तुम हीट को बताओगे, आप भूल गए होगे कि हम इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब आते हैं हम इंफॉर्मेशन पर कि हमने क्या इंफॉर्मेशन दिया आपको। हमने ये इंफॉर्मेशन दिया कि हम इस इक्वेशन में हम आपको इसके फिजिकल स्टेट को बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि इसमें एनर्जी क्या हुई, पैदा हुई है। तो ये क्या बताई, क्या ये नहीं बताई कि इसमें एनर्जी पैदा हुई है, बताई ना। तो ये अभिक्रिया तो हुई, लेकिन ये समीकरण को और ज्यादा क्या बनाई, इंफॉर्मेटिव बनाई, और ज्यादा जानकारी पूर्ण बनाई। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाना, इसी से लिखते हैं। अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा या फिर ऊर्जा परिवर्तन को बताना। हीट जो होता है ना मेरे भाई, हीट जो होता है ना बाबू, वो क्या होता है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। हीट कहो ऊर्जा कहो, ये क्या हो गया, एक रूप हो गया। जैसे कि तुम कहीं सुनोगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा नंबर और आखिरी इंफॉर्मेशन किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड है वो होता है उत्प्रेरक बताना। उत्प्रेरक सिंपल है, अगर किसी इक्वेशन में अगर किसी चीज की उपस्थिति में हो रही है या हमें किसी और चीज की आवश्यकता हो, अगर किसी चीज की जरूरत हो या फिर वो किसी और चीज की उपस्थिति में हो रही है और हम उसे नहीं दिखा पा रहे हैं कि हम उसे कैसे दिखाएं, तो हम उसे क्या कर देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, तीर के ऊपर नीचे लिख देते हैं, जिससे कि इक्वेशन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव यानी जानकारी पूर्ण बन जाता है, ठीक है। ऐसे जरूरी है, अगर तुम बताओगे तो अच्छी बात होगी ना। चलो आओ तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर के लिए पूरा बोर्ड में कट जाएगा। देखो बार बार हम हटे, अगर फोटो खींचना चाहो तो खींचो, खुद का तो नोट्स बनाओ ही मेरे भाई। देखो नोट्स क्या चीज है, तुमको हम नोट्स दे, हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तुम अगर खुद का नोट्स बनाओगे ना तो वो तुमको ज्यादा बेटर होगा। अगर तुम खुद का नोट्स बनाओगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर की चीज है, वो तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। हम तो तुमको माइंड मैप सीरीज दे देंगे जिसमें कुछ नहीं है, जो हमारा पीडीएफ रहेगा माइंड मैप का, वो तुम देखोगे कि एक पेज के पीडीएफ में खत्म, एक पेज के पीडीएफ में हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा छोटा सब चीज है, बस थोड़ा सा तुमको फोकस होने का जरूरत है। किस चीज का जरूरत है, फोकस होने की जरूरत है तुम्हें थोड़ी सी। देखो तीसरी चीज क्या है कि उन परिस्थितियों को दर्शाना, तीसरी चीज क्या है, उन परिस्थितियों को दर्शाना जिनमें अभिक्रिया होती है, उन परिस्थितियों को दर्शाना जिनमें अभिक्रिया
होती। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं। अगर किसी समीकरण में, अगर किसी समीकरण के घटित होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, तो समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना, वो कौन सा, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम जलाते हैं, मैंने इसमें हीट की आवश्यकता होती है, तो इसे हम लोग ऐसे हीट, तीर के ऊपर डेल्टा, इसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, डेल्टा, डेल्टा। तो ऐसे लिखकर भी इसे बता सकते हैं। ठीक है, डेल्टा हो गया, जो कि NO बनाएगा, 2 बनाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण को क्या बना सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रक्रिया अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक क्या होता है, समझ आएगा अभी, सुनो। इससे हम क्या करते हैं, तीर के ऊपर नीचे रख के दर्शाते हैं। जैसे कि जब तुम पोटेशियम क्लोरेट को, किसको, पोटेशियम क्लोरेट को, KClO3 को, KClO3 को क्या करोगे, हीट करोगे। क्या करोगे बाबू, हीट करोगे, हीट करोगे, गर्म करोगे। ठीक है, तो ये KCl और ऑक्सीजन गैस बनाता है। लेकिन तुमको पता है क्या, तुमको पता है क्या, क्या कि इसे ना हीट करने से ही खाली ये नहीं बनेगा, इसमें एक और चीज की आवश्यकता होती है, वो होता है मैग्नीज ऑक्साइड। ये मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक। जब इसे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाएगा, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसे जब गर्म किया जाएगा KClO3 को, तब तुम्हारे पास एक KCl और ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे अब और इंफॉर्मेटिव बनाना है। यहाँ पे ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब देखो ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये गैस दर्शाना है। अब देखो इसमें तीनों चीज बताए, उत्प्रेरक भी हो गया, सॉलिड भी हो गया, और यहाँ हीट भी हो गया। ठीक, चलो ये क्या इक्वेशन बैलेंस है, देखो है क्या, नहीं है। यहाँ 3 बैठाओ, यहाँ 2 बैठाओ, और यहाँ भी 2 बैठाओ। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 के 2 Cl, 2 Cl। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो क्या है। अब देखो जो जरूरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड को। जब इसे जल के साथ, जली है ना, नहीं हाइड्रोजन, जब इसे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में 300 एटमॉस्फेयर दाब पर, 300 एटमॉस्फेयर दाब पर, कितना पर, 300, कैसे दिखाओगे, देखो कैसे दिखाओगे, 300 एटमॉस्फेयर यानी ATM, ZN माने जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के बने, क्रोमियम ऑक्साइड, एक मिनट किधर गया, हाँ, क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक के ऊपर से गुजारा जाता है, जिसे कि 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। ये उत्प्रेरक है, ZnO2 + CO3 ये उत्प्रेरक है, जिसे कि 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया है, 300 एटमॉस्फेयर पर। जब इसे गुजारा जाता है ना, जब इसे गुजारा जाता है तो मेथनॉल बनता है। क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, मेथेनॉल। ओहो किधर गया, क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है, मेथेनॉल बनता है। क्या बनता है, मेथेनॉल। ठीक है, अगर अभी आपको मेथेनॉल का सूत्र लिखने नहीं आ रहा है तो आपके में है, ठीक है, वो कार्बन करके है ना कुछ, मेथेनॉल इसको कहते हैं, बताएंगे हम कैसे बनता है। ठीक है, तो ये मेथेनॉल बनाने का एक क्या उपाय है। ये पूरी की पूरी एक अभिक्रिया थी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ 300 एटमॉस्फेयर पर ZnO2 + CrO3 जैसे उत्प्रेरक को, जिनको की 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो मेथेनॉल बनता है। ये क्या थी, एक पूरी की पूरी अभिक्रिया थी, जिसे समीकरण के रूप में दर्शाने के लिए पहले तो फॉर्मूला यूज किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि उसको, उसके उत्प्रेरक को सोचा कि भाई और ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्यों ना बनाए, कि सारा चीज हम इसी में लिख दें। लिखा क्या है कि नहीं, तो ये हुआ आपका उत्प्रेरक दर्शाना। क्या हुआ,
उत्प्रेरक को दर्शाना। आशा है कि 3 नंबर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आप उत्प्रेरक को कैसे दिखाइएगा। हाँ, एक और उदाहरण कौन सा ले सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो मेरे पास ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन गैस और एनर्जी तो हल्की मात्रा में बनती है। क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा एनर्जी ली गई है। ठीक है, समझ आया? तो ये भी एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया तो थी, ठीक है, लेकिन जिसमें हम उत्प्रेरक दर्शाने के लिए भी ये क्या है, एक अभिक्रिया, उत्प्रेरक को दर्शा दिए तो ये इस अभिक्रिया को हमने पूरे अच्छा से बता दिया कि उत्प्रेरक को बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस, ये क्या होता है, लिक्विड। C6H12 मेरे पास किस फॉर्म में प्राप्त होता है, बताइए। C6H12O6 मेरे पास किस फॉर्म में प्राप्त होगा, C6H12O6 मेरे पास किस फॉर्म में प्राप्त होगा, एक्वस सॉल्यूशन में प्राप्त होगा और लिक्विड फॉर्म में ये लिक्विड फॉर्म में ये प्राप्त होगा, सॉरी गैस फॉर्म में प्राप्त होगा। अब बताना हमको कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। देखो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, हम 6 बैठा दिए। अब मेरे पास हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पर 6 बैठा दिए। अब देखो कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे देखो 6 और 2 8, और यहाँ कितना है 6 दूनी 12 और यहाँ 6 18, और यहाँ पर कितना है 6 दूनी 8। अगर यहाँ पे हम 6 बैठा दें तो ये 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो हमने तीनों बताया आपको, कितना तीनों हो गया। इस तीनों की सहायता से हम किसी भी इक्वेशन को और ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं, और ज्यादा क्या कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वाला था कि अभिकारक और प्रतिफल में हम लोगों को क्या दिखाना था, फिजिकल स्टेट को दिखाना था। किसको दिखाना था मेरे भाई, फिजिकल स्टेट को। दूसरा क्या था कि भाई हीट चेंजेस को बताते हैं, उसको हीट चेंजेस को यानी उष्मा में परिवर्तन को दिखाते हैं। तीसरा क्या है कि कैटेलिस्ट को बताते हैं। मेन क्या है इसमें, कैटेलिस्ट को बताते हैं। किसका, कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक को बताते हैं। ठीक है, इसमें भौतिक अवस्था को, इसमें उष्मा परिवर्तन को, और तीसरा नंबर में कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक को बताते हैं। ठीक, इस तीनों की सहायता से अगर ये तीन कर ले तो हम किसी भी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, और हम बहुत सारे इक्वेशन को आज आपको दिखाए भी। यहाँ पे तो आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, 4 लिखे हैं कि नहीं। और ज्यादा हम क्या क्या बताए थे, Zn को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो ZnSO4 प्लस H2 गैस बनाएगा। H2 क्या होगा, गैस होगा, SO4 क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे Zn सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 एक्वस सोल्यूशन। इसमें और क्या बताए थे, इसमें और था कि CaOH का होल 2 ये रहता है मेरे पास सॉलिड फॉर्म में। फिर हम लोग उसको गर्म करते हैं कि नहीं, जल से मिलाते हैं, नहीं यार जल से नहीं मिलाते थे, उसको क्या करते थे, CaOH का होल 2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रवाहित करवाते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाते थे। तो मेरे पास CaCO3 का होल 2 जो कि मेरे पास अब 6 है, सॉलिड है, और H2O बनता था जो लिक्विड फॉर्म में। ठीक, उसके बाद क्या देखे थे, उसके बाद कौन सा उदाहरण, उसके बाद सबसे ज्यादा उदाहरण तो हम लोगों ने उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में ही देखी है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में ही देखी है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक किसको कहते थे, एंडोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते थे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया को। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते थे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते थे बाबू, उष्माशोषी अभिक्रिया को। इंडोथर्मिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या उदाहरण देखा, तुरंत हो जाएगा। देखो इंडोथर्मिक, इनो लिख दिया ना, इंडो लिखना था, INDO होगा, ओहो इंडो, INDO, इंडोथर्मिक। ठीक, इंडोथर्मिक प्रोसेस यानी उष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया।
इसमें कौन कौन सा देखा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विघटन अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। ये वाली N2 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन NO बनाएगा, जैसे कि एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर KClO3 इसमें भी उष्मा की आवश्यकता होती है, ये भी उष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर इसमें भी देखें कि इसमें भी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ये भी उष्माशोषी अभिक्रिया है। फिर ये कार्बन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया देखें, ये भी उष्माशोषी अभिक्रिया है। उष्माशोषी अभिक्रिया भी अनगिनत है, बस उष्मा उसमें प्रोडक्ट के साइड होनी चाहिए, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में देखें कि दहन की जितनी भी प्रक्रिया है, दहन की जितनी भी प्रक्रिया है सब उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान जो हमारा खाना पचता है, जो हमें शक्ति मिलती है, जो हमारा, ठीक है, वो एक प्रकार की उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक, चलो आज हम लोगों ने इतना देखा। अब कुछ ना हम इक्वेशन दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं? इक्वेशन दे रहे हैं। उसे आपको क्या करना है? बनाना है। उसे क्या करना है? आपको बनाना है। उसमें बताना है कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसकी आपको फिजिकल स्टेट को बताना है। ठीक है, उसमें आपको जितना करना है, जो आप उसमें बता सकते हैं, आपको बताना है। उसमें आपको बताना है। ठीक, देखो सबसे पहले हम लिख रहे हैं। सबसे पहले तो हमने वो दिया ही था आपको। कौन सा दिया था? कि पोटेशियम आयोडाइड को जब तुम लेड नाइट्रेट से रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले की पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनेगा। इसमें सबसे पहले तुम सबके बारे में बताओगे कि सबका फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है? और बैलेंस्ड है कि नहीं, ये तो जरूर देखना है। दूसरा कि CH4, ये तो हम ऐसे ही बता दिए कि जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म जो भी करेंगे अभी वो तुम जानो, हम लिख रहे हैं। हीट भी पैदा होगी कि नहीं ये भी बताना है। ठीक है, हम सिर्फ इक्वेशन लिख रहे हैं। सबका फिजिकल स्टेट भी बताओगे। पता है, एक चीज बताना भूल गए, इसको खत्म करके एक चीज बताते हैं जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है। कौन सी बात है? इंटरेस्टिंग बात है। 5 ही देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, इस सबका तुम क्या करोगे? चलो ले ही लो। ठीक, ये सारा का सारा तुम लोग बताओगे कि इसमें फिजिकल स्टेट क्या है, इसकी वो मतलब एक चीज क्या था, इस बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, और इसमें किसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, किसमें हीट की जरूरत है, ये सारा कुछ तुम लोग देखोगे। अब एक चीज देखो कि हम Fe को जल से मिलाकर Fe3O2 बना दिए। Fe मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन क्या है? आयरन Fe, आयरन IRON होता है। इसे इसके लेटिन नाम फेरस फेरिक होता है, कुछ फेर से था उससे लिया गया है। ठीक है, फिलहाल फेरस और फेरिक करते हैं, फेरिक से लिया गया है। ठीक, हिंदी में अगर लिखते हैं तो फेरस और ऐसे लिखते हैं तो फेरिक। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये परिवर्तनशील वैलेंसी रखता है, जिसमें फेरस की वैलेंसी होती है 1 और इसकी वैलेंसी होती है 2। इसकी वैलेंसी होती है 2, नहीं 2 3 होती है, 2 3 2 3 होती है। हाँ, फेरस की वैलेंसी 2 होती है, फेरिक की वैलेंसी 3 होती है। फेरस की वैलेंसी 1 और फेरिक की वैलेंसी 3 होती है। फेरस की वैलेंसी 2 और फेरिक की वैलेंसी 3।
तो जब ये ऑक्सीजन के साथ फेरस अभिक्रिया करेगा ओ इसका दो इसका भी दो यानी FeO, यानी जब फेरस ऑक्साइड बनेगा तो ये, और जब फेरिक ऑक्साइड बनेगा तो ये दो और ये तीन, तो Fe2O3 ये बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ और ही बन रहा है Fe3O4। तो देखो बाबू होता क्या है, इसमें बात कुछ ऐसी है कि जब इस दोनों का बन गया कॉमन नेम, हाँ, तो एक थर्ड ऑक्साइड ऑफ आयरन इज Fe3, तो एक्चुअली Fe3 इज मिक्सचर ऑफ आयरन इतना और इतना। देखो ये जो Fe3O4 होता है ना, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ये FeO का भी और FeO2O3 का भी क्या होता है बाबू, मिक्सचर होता है। FeO का और Fe2O3 का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। तब चलकर तुम्हारे पास ये Fe3O4 बनता है, और इसे हम लोग मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ये याद रहेगा, ये याद रखना कि कॉमनली जो है Fe3O4 नहीं बनता है, लेकिन Fe3O4 इस दोनों का मिक्स्ड ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे Fe3O4 बना है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे फेरस जब जल से विक्रिया कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, Fe3O4 बना के और हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है, जिसे कि हम लोग कॉमनली जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, इसे कहते हैं फेरस ऑक्साइड, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड, ठीक है। याद रखोगे, याद रखना, और साथ में सारा का सारा क्या कर लेना, बना लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। और हम इसी तरह कुछ नई नई बातें, तो हमने बहुत कुछ सीखी आज, और कहेंगे कि एक बार समझ में आए तो अगर डाउट आए तो हमारे कमेंट में पूछिए, नहीं तो हम अगला वीडियो डाले तो उसमें पूछिए, नहीं तो जब तक समझ में ना आए तब तक हमसे पूछते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए बस धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।